विक्की रत्नानी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ ज़रूरी बातों के साथ, कुछ मुद्दों के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बातों के साथ जो हमारे लिए, आपके लिए भी ज़रूरी है कि कोरोना बढ़ रहा है भयानक। अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि कोरोना वापस से छत्तीसगढ़ में 150 प्लस हो चुका है और लगातार अभी बढ़ते हुए आ रहा है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट आया। मैं 2:30 बजे आने वाला था, लेकिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बिज़ी था, तो इस चक्कर में लेट हो गया। दोस्तों, हम बात करेंगे कि अचानक से कोरोना क्यों विस्फोट हो गया। अचानक से 150 से ज़्यादा कोरोना जा रहा है और हमें प्रधानमंत्री जी ने वैसे भी बोला था, आग्रह किया था और सचेत किया था कि हमें आदत डाल देनी चाहिए कि कोरोना में रहने की। तो ये चीज़ पहले से डिसाइडेड है कि कोई भी स्टेट हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे कोई भी स्टेट हो, कि स्टार्टिंग परफॉर्मेंस सबके अच्छे रहे हो लेकिन एंड सबका अच्छा नहीं रहने वाला है। इसीलिए हमें कोरोना में रहने की आदत डाल देनी चाहिए। हो सकता है कि कल सुबह आप नींद से उठें और सुने कि छत्तीसगढ़ में 300 हो गया, 500 हो गया, 2000 हो गया, 5000 हो गया। हो सकता है, नॉट श्योर, हो सकता है किसी भी जगह पर हो सकता है। बाकी छत्तीसगढ़ की तैयारियां बहुत अच्छी है, तो पूरी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है, तो बिल्कुल बढ़ेगा। असल में हम सबको जानना चाहिए कि कोरोना बढ़ रहा है कि आंकड़ा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मेरी स्टडी बोलती है कोरोना जितना नहीं बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो बहुत पहले बढ़ जाने चाहिए लेकिन नहीं बढ़ पा रहे थे। क्योंकि इसकी सच्चाई ये है कि अब ये है कि पहले कोरोना की जांच होती थी दिन भर में 5000, 10,000, 20,000, 50,000। ये हमारे देश की कोरोना टेस्टिंग थी डेली की। आज हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग 1 लाख प्लस हो गई है। जैसे राहुल गांधी जी ने बार बार एक ही लाइन पे जोर दिया था कि कोरोना की जांच बढ़ाई जाए, कोरोना की जांच बढ़ाई जाए। कोरोना की जांच आप बढ़ाएंगे तो आपको सत्यता मिल जाएगी कि आपके देश में कितना कोरोना है और कितनी हमारे आसपास इफेक्टेड लोग हैं। तो आज डेली जब हमारे पास 1 लाख लोगों की जांच हो रही है कोरोना की, तो एक्चुअल हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी है, हमारे महाराष्ट्र में कितनी है, दिल्ली में कितनी है, गुजरात में कितनी है, हर जगह कितनी है। तो ये जब कोरोना की जांच बढ़ेगी, 1 लाख से अगर हो सकता है डेली जांच 2 लाख होगी, तो डेली के 10,000, 15,000, 20,000 भी केसेस इंडिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक्चुअल कोरोना कितना फैल रहा है उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कोरोना की जांच बढ़ गई है, इसीलिए कोरोना पॉजिटिव आना ये जरूरी है। और यही चीज़, अगर ये चीज़ आज से कुछ समय पहले हो जाती, आज से मतलब जिस दिन पहला लॉकडाउन किया गया था उसी समय अगर मजदूरों को इधर से उधर ले लिए जाता या भेज दिया जाता तो ये सब चीज़ें हो जाती ना, तो कम से कम आज ये सब चीज़ें नहीं होती। और मैं उन सब चीज़ों से भी बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ लोग मज़दूरों के बारे में लिख रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर ने कि 5 दिन में इतना के नहीं चल सकते, उतना नहीं चल सकते। देखिए भैया, किसी के सर पे अगर जान खतरे में आती है ना, तो वो आदमी लंगड़ा भी रेस में फर्स्ट आ जाता है। तो ये आप मज़दूरों के लिए ऐसा कोई भी अभद्र टिप्पणियाँ ना कीजिए कि ये मज़दूर झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी रोड पर बैठ के उनको सिखा रहे हैं कि आप पैदल चलिए, और ये सब जो छोटी मानसिकता है ना, कृपया इन सब से दूर होना चाहिए सबको। कि हर इंसान जब मुसीबत आती है तो दौड़ने लगता है, तो वो मजदूर हैं बेचारे, वो जहाँ पर रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हो, चाहे छत्तीसगढ़ होगा, मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, दिल्ली होगा, गुजरात होगा, जिस भी स्टेट में होगा, अगर उनको खाना पीना बराबर नहीं मिल रहा है, उनको बुनियादी सुविधाएं अच्छे से नहीं मिल रही है, रहने खाने की उचित व्यवस्थाएं नहीं है, बैंकों के लोन हैं, उनके परिवार हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल है, रहने का खर्चा हो गया, रहने खाने पीना, ट्रैवलिंग खर्चा हो गया, सब चीज़ अगर बराबर नहीं मिल रही है ना, तभी वो मजदूर लाखों की तादाद में पैदल चल रहे हैं और इतनी मात्रा में रोड पर निकले हुए हैं। और जैसे भी यूपी में अभी प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें भिजवाई थी, तो उसको भाजपा आईडी सेल ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया कि ये तो ऑटो के नंबर है, बाइक के नंबर है। तो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर उसमें कि कुछ नंबर गाड़ियों के होंगे, कुछ नंबर ट्रकों के होंगे, एम्बुलेंस के, भैया थी तो गाड़ियाँ ही ना, मजदूर उसमें बैठ के घर ही जाते ना। पैदल जाने से अच्छा तो कम से कम ये था ना कि ट्रक में बैठ के जाते, पैदल जाने से अच्छा तो ये था एम्बुलेंस में। अगर 1000 बसें भेजी गई थी, 1000 में से 800 बस ओरिजिनल थी, जिसका वीडियो भी हमारे सोशल मीडिया में चल रहा है, 700 बस ओरिजिनल थी, 800 बस ओरिजिनल थी, 200 में गड़बड़ थी, तो 800 को तो आप जाने देते। और आप बोलते हैं फिटनेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये क्या आपकी इंश्योरेंस की हुई है? जो आप बसें चलाते हैं शहर में, क्या इंश्योरेंस उसकी 100% की हुई है? ये सब फालतू बातें हैं। कम से कम 800 बसें जो थी 1000 में से, अगर 800 बसें ओरिजिनाइन थी, 200 बसें का रिकॉर्ड कुछ ना कुछ 19-20 रहा होगा, ट्रक रहा होगा, बाइक रही होगी, ऑटो रही होगी, एम्बुलेंस रही होगी, तो उन सब चीज़ों को 200 को रोक दिया जाता, 800 को जाने दिया था, लेकिन किसी को नहीं जाने दिया। ये मानव के ऊपर
बहुत ही अभद्र समय था, बहुत ही गंदा समय था ये उस लेबर के ऊपर, जो बाद में उन्हीं लेबरों के लिए जो आज बैठ के नेतागिरी कर रहे हैं, उन्हीं को कल अपनी बिल्डिंग बनानी, उन्हीं लेबर का सहारा है, जिनको अपनी फैक्ट्रियां चलानी कर उसी लेबर से चलानी है, जो भी ये सब चीज़ें करनी है उन्हीं लेबर से चलानी है। तो उनको आज आप इग्नोर कर रहे हो तो वक्त जरूर रिपीट होता है, कल आपको वो इग्नोर करेंगे। तो मेरा आपसे मानना है दोस्तों, अगर आप जो मदद कर सकते हैं किसी की तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये सब सच्चाई है कि आज आप मदद करेंगे तो कल आपको लौट के मदद जरूर मिलेगी। और छत्तीसगढ़ में अगर कोरोना जो तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसके लिए हमें आदत डाल देनी चाहिए, इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चाई यही है कि इनसे तकलीफ अब नहीं होने वाली है, कि पहले का कोरोना और फैलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप ग्लव्स का यूज़ कीजिए, अपने घर, दुकान, आस पड़ोस में सैनिटाइज करवाइए, गाड़ियों को सैनिटाइज कराइए। आप अपने घर में सैनिटाइज ला के रखिए, अपने गाड़ी के हैंडल होते हैं, सीट्स होते हैं, मिरर होता है, पेट्रोल ढक्कन होता है। पेट्रोल लेन देन करते समय आप बिल्कुल डिजिटल पेमेंट का यूज़ कीजिए, पेटीएम कीजिए, फ़ोन पे कीजिए, इस टाइप से इस्तेमाल कीजिए। तो इन सब चीज़ों से आपको नोट लेने देने में कोरोना फैल सकता है, ये सब चीज़ होता है। ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, अपनी दुकानों में कंपलसरी आप ग्लव्स पहन के पैसे का लेन देन कीजिए, चाहे पान ठेला हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे जूते की दुकान हो, चाहे स्पा हो, चाहे किसी भी टाइप की चीज़ें हो, उसमें आप ग्लव्स पहन के इस्तेमाल कीजिए और इन सब चीज़ों का पालन कीजिए। और छत्तीसगढ़ सरकार ने आज एक अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि बहुत हद तक के बहुत सारी दुकानों को प्रतिदिन खोलने की परमिशन मिली है, जिसका मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया, फेसबुक स्टेटस पे भी लगा दिया है, आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल आप उसमें जानकारी ले सकते हैं कि आपकी दुकान कल से कितने दिन कितने बजे तक खुलेगी, कुछ नई टाइमलाइन जारी हुई है। तो इन सब चीज़ों को देख लीजिए। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी जी, जो रोज़ मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा करते थे, रोज़ पत्र लिखते थे, प्लस छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र बल्लोटा जी, लालचंद गुलवानी जी, इन सब का धन्यवाद है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। कैट के अमर पारवानी अंकल जी ने भी बहुत मेहनत की है। इन सब चीज़ों का बिल्कुल इनको श्रेय जाता है। 3-4 संस्थाओं ने मिलके उसको बिल्कुल पूरे तरीके से पूरी ताकत लगा के खुलवाने की मदद की है। बहुत सारी लिस्टें जनरेट हो गई है कि कल से क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, और बिल्कुल आप और हमको रेडी रहना है, क्योंकि कोरोना की जांच बढ़ गई है, जो बहुत पहले बढ़ जानी चाहिए थी, वो भी जांच अभी बढ़ना चालू हो गई है, जिसके कारण अभी आपको एक्चुअल फिगर आने लगेंगे। हो सकता है कि ये फिगर 1,00,000-1.5 लाख जो अभी दिख रहा है हमारे टीवियों पर, वो हो सकता है 10 लाख 15 लाख भी जाए। तो इससे हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, ये हमको बच के चलना है। ये सच्चाई यही है कि जितनी जांच बढ़ेगी उतने वो होंगे। और सरकार से एक निवेदन है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें कि जैसे नो स्कूल नो फीस, इसकी कोई गाइडलाइन जारी कर। जब आपके पास इनकम ही नहीं होगी तो आप फीस कहाँ से पटाएंगे। बहुत लोगों की फ़ोन आ रही है, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया स्कूल फीस का अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। तो मेरा भी मानना है कि मेरे घर में ठीक है स्कूल का खर्चा नहीं है, लेकिन जिनके घर है मैं उनको देख सकता हूँ कितनी तकलीफ फेस कर रहे हैं। और जो सरकार ने एक मोदी गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि आप सैलरी किसी की नहीं काटेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, बोला नहीं आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते। तो इसके लिए भी मैं चाहूँगा बीच में दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो भी फर्म सालों से प्रॉफिट हर साल मतलब अच्छी खासी प्रॉफिट दिखा रही है, उनके लिए ये बाउंडेशन कर दी जाए कि आप सैलरी नहीं काट सकते। जिनकी फर्मों में बिजनेस ही नहीं है, जो पिछले काफ़ी समय से लॉस में चल रहे हैं, आप बेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये चीज़ से छूट देनी चाहिए कि आप अपनी सैलरी अपने हिसाब से देख सकते हैं। गाइडलाइन रह जाए 50% कर दो, 30% कर दो, 70% कर दो, उनको छूट देनी चाहिए। जो कंटिन्यू बिजनेस दिखा रहे हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, जिनको किराया नहीं लगता है, जिनकी खुद की फर्म है, खुद की दुकानें हैं, जिनको ब्याज नहीं लगता है, जिनके ऊपर न लोन है न ब्याज है न किराया है और कंटिन्यू प्रॉफिट पर है, इन फर्मों को इस समय सैलरियों को काटने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। इनको तो बाउंड कर देना चाहिए कि आप कम से कम, क्योंकि देखिए वो सैलरी लेता है तो वो कहीं ना कहीं जाके अपना घर का किराया पटाएगा, उसके बाद अपनी EMI पटाएगा, ब्याज पटाएगा, किस्त पटाएगा, बिजली बिल पटाएगा, ये सब चीज़ें पटाता है। एक आदमी पूरे चक्र का एक हिस्सा होता है, एक साइकिल का पैडल होता है, वो पैडल में बन के चलता है। अगर आप किसी की सैलरी काटते हैं तो वो आगे किसी की सैलरी काटेंगे, एक दूसरे से हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो सरकार को इस टाइप की गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए। और रेंट के लिए फिर से मैं सरकार से आग्रह करूंगा, रेंट के लिए बिल्कुल एक कोई ऐसा क्लॉज लाना चाहिए। उस दिन मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात चल रही थी, तो SP आरिफ शेख जी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, इंक्लूड थे। तो मैंने साहब के सामने एक निवेदन रखा था कि आने वाले कुछ दिनों में चेक बाउंसेस के केस, किराया लेन देन का लफड़ा,
ब्याज लेन देन का लफड़ा, स्कूल फीस से लफड़ा, ईएमआई नहीं पटा पाने के कारण बैंकों से रिकवरी एजेंट की गुंडागर्दी, इन सब चीज़ टाइप के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो मैंने आरिफ शेख सर से निवेदन किया था इसके लिए कोई स्पेशल सेल बनाया जाए, कोई स्पेशल कमेटी बनाई जाए कि इस टाइप के केसेस आते हैं तो हम आम आदमी को कैसे मदद करें और कैसे उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि हमको भी किसी का ब्याज और किराया माफ़ नहीं करवाना है हर हमको भी, लेकिन उससे किसी को परेशान भी नहीं होने देना है, हमको दोनों के बीच की मीडिएट करना है। और सरकार ने जो मॉरिटोरियम किया है 6 महीनों का, तो वो आपको सबको एक बार ना रिवाइज करने की जरूरत है कि उसके लिए खुश ना हो जाए कि मोदी जी ने हमारे को 6 महीने का लोन माफ़ कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं अगर आज 2:30 बजे ऑनलाइन आने वाला था, फेसबुक लाइव आने वाला था, तो लेट आने का कारण मेरा यही था कि आज छत्तीसगढ़ बैंकों से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लाइव चल रहा था, मैं उसमें जुड़ा हुआ था, मेरे भी क्वेश्चंस थे कुछ उसमें लाइव कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने एसबीआई के एजीएम साहब हैं, उनसे मैंने लाइव कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने उनसे पूछा कि जो आज अगर हमारी किस्त है, अगर कोई हम किस्त पटाते हैं 10,000 रुपये सपोज मैंने, हम अगर कोई पर्सनल लोन किस्त पटाते हैं जिसमें आप 3,000 रुपये का प्रिंसिपल जाता है और 7,000 रुपये का लोन मतलब इंटरेस्ट जाता है, तो वो 7,000 रुपये लोन 6 महीने तक के, तो 7 छक्के आपका 42,000 रुपये अगर आप आज नहीं पटाते हैं 6 महीना, तो आगे फ्यूचर में वो टर्म खत्म होने के बाद भी हमको 48,000 ही देना पड़ेगा कि वो बढ़ जाएगा। तो एजीएम साहब ने क्लियर कर दिया, वो 48 जो आपका 7 छक्के 42,000 रुपये 42,000 रुपये जो आपका रहेगा ना, वो 42 नहीं हो सकता है, 55,000 हो सकता है, 60,000 हो सकता है, 70,000 हो सकता है, 50,000 रुपये। वो आपकी इंटरेस्ट ऑफ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस टाइप से लग रहा है, आपकी ईएमआई कितने की है। वो आपका जो आप आज 6 किस्त रुक रही है, 6 किस्त आपको कहीं ना कहीं 8 और 9 किस्त के रूप में आपको पटानी पड़ेगी। तो आज जो 6 किस्त अगर हम नहीं पटा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमें सरकार ने बेनिफिट दिए, हम बेनिफिट नहीं ले पाए हैं, हम कहीं ना कहीं उसमें बेवकूफ़ बन गए, हमको बेनिफिट नहीं है, हमारा को उल्टा डबल लॉस है। तो इसको निवेदन है कि एक बार जाके अपनी बैंकों में जरूर समझें, और जो सीसी लिमिट देते हैं अगर उसके हैं तो उसका 10% अभी एक स्पेशल लोन दिया गया है जो सरकारें हमको दे रही है, लेकिन उस पर भी लोन पे ब्याज लग रहा है। अगर आप कुछ टाइम लोन नहीं पटाते हैं तो उसके पीछे भी वो रहेगा, आपका सिविल भी इफेक्ट करेगा, आपको बाउंस चार्जेस भी लगेगी, आपको पेनल्टी भी लगेगी, सब चीज़ें लगेगी। तो एक बार आपसे निवेदन है कि इन सब चीज़ों को जाके एक बार वापस से अच्छे से समझ लीजिए। बैंकों में कोई भी इस चीज़ में गलतफहमी में न रहे कि 20 लाख करोड़ में आपको गिफ्ट मिल गई, 20 लाख करोड़ में आपको एक फुटी कौड़ी नहीं मिली है। तो जाके एक बार बैंकों से कंफर्म कर ले, जो आपको लग रही है कार की ईएमआई, पर्सनल लोन, सीसी लिमिट, ब्याज, और यहाँ बाहर मार्केट में जो आपको लग रहा है, सब चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं पैसा पे करना पड़ रहा है, और हो सकता है आपको डबल पैसा पे करना पड़ रहा है। तो कृपया जाके इन चीज़ों को रहें और गलतफहमी न रहे। और सभी से निवेदन एक चीज़ और है कि एक लॉकडाउन के पीरियड में आप सबको एक चीज़ सर्च कर लेनी चाहिए कि चाइना हर साल किस किस आइटम की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, जो इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड 70% प्रोडक्शन चाइना में होता है। उस टाइप के बिजनेसेस यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कीजिए, उस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। सरकार एसएमई के माध्यम से लोन दे रही है, बहुत सारे और सब्सिडी के माध्यम से लोन दे रही है, इंडस्ट्री के माध्यम से लोन दे रही है। तो उस बिजनेस में जाइए जिसमें आपको कभी मंदी ना आए। अगर फ्यूचर में इस टाइप से कोई वायरस नेक्स्ट टाइम फिर से आ जाता है, तो आज जैसे कपड़े वालों को बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया है, जूते वालों को इफेक्ट हो गया है, चश्मे वालों को इफेक्ट हो गया है, परफ्यूम वालों को इफेक्ट हो गया, मतलब इस टाइप की घड़ी, बेल्ट, इस टाइप की चीज़ों से एसेसरीज को इफेक्ट हुआ है, तो आगे चल के फ्यूचर में इफेक्ट ना हो। बस आप सबसे निवेदन है कि इस टाइप की बिजनेस को बिल्कुल ढूंढिए, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। कभी फ्यूचर में इस टाइप से लॉकडाउन होता है तो आपके बिजनेस को इफेक्ट ना हो, आपका काम मंद ना हो, आपको उस समय फिर से लॉस ना उठाना पड़े, क्योंकि 20 लाख करोड़ में आपको 20 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। कंप्लीटली आपके ऊपर कर्जा बढ़ने वाला है और कुल मिला के आपके ऊपर लॉस बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ों को आपको बैंक से एक बार बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए और आगे फ्यूचर में जो बिजनेस करना है उस पर आप ध्यान लगाइए कि कैसे आपको कौन सा बिजनेस करना है जिसपे आपको फ्यूचर में कभी लॉकडाउन हो जाए, फ्यूचर में कोई बीमारी हो जाए तो आपको उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च की थी, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें यूट्यूब पे सर्च किया था कि इस टाइप से कौन से बिजनेसेस हैं जिसमें चाइना बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है। 30 करोड़ कंप्यूटर सेल होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड इन अ ईयर। एक साल में 30 करोड़, एक साल में पूरा का पूरा 30 करोड़ कंप्यूटर बिकते हैं, जिसका 70% जिसका 90% यानी 27 करोड़ रुपये मैन्युफैक्चरिंग होती है कंप्यूटर की चाइना में। तो इंडिया में भी सरकार से निवेदन कीजिए, आपको कंप्यूटर और मैन्युफैक्चरिंग जो इंडियन कंप्यूटर हैं जैसे HCL है, HP है, तो ये सब जो कंप्यूटर जो इंडियन है ना, आप इंडियन कंप्यूटर पे ध्यान लगाइए। जो कंप्यूटर जैसे MI की नोटबुक्स आ रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव नोटबुक्स आ रहे हैं, अविटा का लिब्रा आ रहा है, एप्पल आ रहा है, तो ये सब कंप्यूटर पर न जाके आपको इंडियन कंप्यूटर पर जाना चाहिए, क्योंकि 70%
मतलब सॉरी 27 करोड़ कंप्यूटर साल में सिर्फ चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कंप्यूटर बिकते हैं। लेकिन अगर उसका हिस्सा हम भी बनते तो कहीं ना कहीं पैसा हमारा इनडायरेक्टली डायरेक्टली चाइना को बेनिफिट देता है और बाद में वही हमें आंखें दिखाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि कंप्यूटर, कार, जो भी चीज लेते हैं ना, बिल्कुल आप मैन्युफैक्चरिंग अपने ना तो सरकार से परमिशन लेके इंडिया का मोनो लगाइए, मेक इन इंडिया उसमें लिखिए, तो ताकि लोगों को जस्टिफाई हो सके कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमारे देश को हमको आगे बढ़ाना है, फ्यूचर में हमें जो चाइना प्रोडक्ट को ना रखे इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है। तो जो जिसमें भी चॉइस आपको अवेलेबल हो, जैसे अगर आप एसी खरीदते हैं तो एसी में भी देखिए आप इंडिया में कितनी एसी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाइना में कितनी होती है, वर्ल्ड वाइड कितनी होती है। आपको बता दूं कि एसी एयर कंडीशन जो होती है ना, आपकी 11 करोड़ एयर कंडीशनर साल में ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकती है। 11 करोड़ एसी वर्ल्ड में पूरे साल में बिकती है, जिसका 80% करीब करीब 60 करोड़ 6 करोड़ करीब करीब 60% 6 करोड़ ओनली चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आपको इन सब चीज़ों को समझने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है कि एसियाँ हमें कौन सी खरीदनी चाहिए, कूलर हमें कौन सा खरीदनी चाहिए। जो ब्रांड्स हमें इंडिया मिल सकता है हमें इंडियन ही लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि दो अगर चॉइस मिलती है, एक इंडियन एक चाइना, तो हमें चाइना का ना देके इंडिया में जाना चाहिए। और आपको अपने बिजनेस को भी टर्न आउट करना चाहिए कि जो गाड़ियां बिकती है, कारें, टू व्हीलर, फोर व्हीलर बिकती हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस कीजिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखने में हो सकता है अच्छी ना हो, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस टाइप की साइट्स को सर्च कीजिए जिसमें इंडिया में बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जिसका रेट भी सही है, वाजिब है, सब चीज़ें हैं। तो सरकार से उसके लिए परमिशन लीजिए कि भैया हमको इसको कम रेट में बेचना चाहिए। देखिए, अगर सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगर आज 50,000 की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हमारे इंडिया में बेची जा सकती है, उसको नहीं बेचने का सबसे बड़ा कारण होता है में सरकार को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा सरकार को कि फ्यूचर में उस चीज़ों को कि उसके पार्ट्स नहीं बिकेंगे। जो होंडा कंपनियां हैं, जापानी कंपनियां हैं या कोरियन कंपनियां हैं, इस टाइप की जो गाड़ियां हैं, चाइनीज़ कंपनियां हैं, इस टाइप की गाड़ियों के जो पार्ट्स बिकते हैं, ये सब बिजनेस होता है, इंडिया में नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो व्हीकल्स को इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, बस एडवर्टाइज करती है लेकिन प्रमोट नहीं करती और बहुत ज़्यादा ईजिली परमिशन नहीं देती। मैं चाहूँगा आप अपने व्यापार को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में कन्वर्ट कीजिए, बहुत हद तक कोशिश कीजिए कि आप सस्ती टू व्हीलर इलेक्ट्रिक लाइए, उसमें ऐसी स्कीमें लगाइए कि लोग अट्रैक्ट हो। एक आम आदमी अगर एक छोटी सी, मैंने उस दिन एक स्कीम देखी कि 5,000 रुपये एक एक्टिवा के पीछे EMI आती है, 3,000 रुपये महीने का पेट्रोल आता है, मतलब 8,000 रुपये कम से कम आप एक एक्टिवा में पे करते हैं। एक एक्टिवा मिनिमम आपको 8,000 रुपये पे करना पड़ता है। और एक बुजुर्ग आदमी रोज सुबह दुकान खोलने जाता है तो उसको 8,000 रुपये पटाना है, जिसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती नहीं, साल में 5,000-7,000 किलोमीटर चलती। तो उनके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी बेस्ट है। 30,000-40,000 में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मिलती है कुछ तक, जो ईजिली अवेलेबल नहीं है उसको सरकार से निवेदन कीजिए ईजी अवेलेबल कराइए। अगर वो 30,000, 40,000, 50,000 रुपये की इलेक्ट्रिक गाड़ी आप लेते हैं तो उसकी 4,000 रुपये किस्त आती है, 3,000 रुपये किस्त आती है। 2 साल में गाड़ी भी आपकी हो गई, किस्त भी फ्री हो गई और आपको कहीं ना कहीं पेट्रोल और बजट में भी इफेक्ट हो गया। मतलब एक साल में अगर आप जो लाख रुपए पटाते हैं वो एक साल में आप टोटल मतलब सॉरी 2 साल में जो आप लाख रुपए पटाते हैं 2 साल में आप उसमें 50,000 पटाएंगे और फ्यूचर आपकी गाड़ी फ्री हो गई। तो ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख में चल रही हैं उसको सरकार से निवेदन कीजिए 5 लाख, 6 लाख के अंदर ईजी छोटी गाड़ियाँ अवेलेबल कराएं। जो आगे टूर करना हो, किसी को रायपुर भिलाई रोज अप डाउन होता है, किसी का रायपुर भाटा पर अपडेट होता है, रायपुर तिल्दा अपडेट होता है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर कन्वर्ट कीजिए। आपको कंप्यूटर इंडियन लेने की कोशिश करनी चाहिए, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग लगानी चाहिए। जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो डी मार्ट से लेते हैं, इंडिया मार्ट्स में लेते हैं या अपने आसपास के किराने दुकानों में लेते हैं, तो उसमें भी सर्च करना चाहिए हमें कि कौन से ब्रांड्स इंडियन हैं, कौन से ब्रांड्स हमारे बाहर से आ रहे हैं, कौन से ब्रांड्स हमें फॉरेन से मिल रहे हैं। हम कोई प्लास्टिक होम अपैरल्स वगैरह लेते हैं या इंटीरियर करवाते हैं या इंटीरियर चीज़ लेते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो वॉलपेपर लग रहा है वो इंडियन है कि चाइना है, जो सोफा ले रहे हैं वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है कि चाइनीज। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, जो आज कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ना, तो आगे ये हमारे लिए सबक है, ये हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि फ्यूचर आने वाला क्या हो सकता है, कि आपको घर बैठे काम करना पड़ सकता है। तो आगे आप फैक्ट्री वाले बिजनेस जो ढूंढिए जिसमें सरकार आपको वो दे रही है। चाइना में बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज़्यादा पीछे है। देखिए, वियतनाम भी जीरो हो चुका था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ऐसी पॉलिसियाँ लाई, वन विंडो पॉलिसियाँ लाई, जिसके कारण आज वियतनाम आज बहुत ज़्यादा आगे हो चुका है मैन्युफैक्चरिंग में। हो सकता है कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटने के बाद इंडिया ना आके सारी की सारी वियतनाम चली जाए,
तुर्की चली जाए तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, न्यूजीलैंड चली जाए ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप अपनी तरफ से अप्लाई कीजिए, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, इंटरेस्ट दिखाइए कि आपको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर देखिए, सब चीज़ क्या बोलना चाह रहे हैं सबका कहना है कि आप ऐसी इंडस्ट्रीज लगाइए जिसका माल आपके देश में मंदी भी आ जाए तो आपको विदेश में धंधा मिलता रहे, कि इंडिया में क्राइसिस आ जाए तो आपका माल अमेरिका में बिके, आपका माल जापान में बिके। इसकी क्लासेस होनी चाहिए, इसकी मोटिवेशनल टीचर्स को बहुत ज़्यादा लाना चाहिए। सरकार से निवेदन है कि इस टाइप के बहुत सारे लोन प्रोवाइड करने चाहिए, जो अगर आपको लोन आज मिल रहे हैं तो उसके बारे में आप अच्छे से बहुत ज़्यादा सर्च कर लीजिए। अगर आपकी कोई अवेयर होने की ज़रूरत है, हर चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है, तो निवेदन है कि इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान रखिए। और कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं, कोरोना केसेस कम बढ़ रहे हैं, एक्चुअल टेस्ट बढ़ चुकी है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट दिखने लगा है। हमने आज किसी को भी वेलकम नहीं किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले सबको धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। रंजीत छुरा जी भैया वेलकम, राज परयानी जी भैया वेलकम, प्रशांत हरचांदनी भाई कैसे हो, प्रकाश मोटवानी जी नमस्कार, वेद कुनानी भाई राज स्वामी, अंजू साधवानी जी राज स्वामी, मोहन हतवानी भाई कैसे हो, जय श्रीराम, दिलेश सोलंकी जी वेलकम भाई, सुनील भगवानी जी भैया आपका भी नमस्कार, मनीष विधानी जी आपका भी वेलकम, हितेश छत्तीजा भाई थैंक यू वेलकम, युवराज मरकाम जी, केंद्रीय सरकार पैदल चल रहे मजदूरों के बारे में नहीं सोचना चाहती, लेकिन जब प्रियंका गांधी जी ने वाड्रा जी ने मजदूरों के लिए बस चलाई थी, व्यवस्था की थी, तो उनमें से बेमतलब के आरोप लगाया जा रहा है। मेरा मानना है कि जब भी हम किसी मदद नहीं कर सकते तो मदद का प्रत्यावर्तन। बिल्कुल युवराज भाई आपका कहना बिल्कुल राइट है कि सरकार को किसी भी रूप में बसों को नहीं लौटाना चाहिए था, भले उसमें 200-300 बसों में जो प्रॉब्लम था उसको रोक देना चाहिए था, बाकी 700-800 बसें जो राइट थी उसको आगे चला के भेज के मजदूरों की मदद करनी चाहिए। कोई बात नहीं, वो फ्यूचर है, खुदा कहीं ना कहीं होता है, ईश्वर कहीं ना कहीं वास करता है, वो जरूर देखेगा। इन सब चीज़ों का आगे परिणाम जरूर सरकार को भुगतना पड़ेगा। विजय बालानी जी वेलकम, गिरीश अनवानी भाई वेलकम, राहुल उदानी जी भैया नमस्ते, महेंद्र पांडे जी वेलकम, विक्की चांडक भाई नमस्कार, विनीता खटवानी, नरेश नारवानी जी वेलकम, मनीष रंका जी भैया नमस्कार, बलराम गंगवानी जी वेलकम, ज्योति लालवानी जी राजस्वामी, राहुल लखवानी जी वेलकम, कपिल यादव जी वेलकम, कपिल भैया कैसे हैं आप, सूरज जसवानी जी भैया हेलो नमस्कार, संजू राणा जी भैया नमस्ते, युवराज मरकाम जी, सागर धनवानी जी वेलकम, अनूप भैया प्रणाम, कामेश भिरानी जी राजस्वामी, आप सभी का वेलकम धन्यवाद। और प्रवीण जयसिंघानी जी भाई राजस्वामी, अनूप मसन जी ने भैया ने कुछ लिखा है, अनूप ऑनलाइन स्टडी द आयुष सर की क्लासेस अब बिहार घर में बैठे चला रहे हैं। हाँ अनूप भैया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आयुष भाई को कि बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि उसको ऑनलाइन क्लासेस चला रही है। आगे इसके लिए सबको रेडी रहना चाहिए, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आगे उसको ऑनलाइन ही चलने वाले हैं। तो वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, सोशल डिस्टेंसिंग का डर सबको बना रहेगा, कोरोना का डर सबको बना रहेगा क्योंकि उसकी वैक्सीन तो इजीली अवेलेबल होने वाली नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी टाइम खींचने वाला है कोरोना। तो हमको वर्क फ्रॉम होम की तैयारी कर लेनी चाहिए। बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं हमें टर्न आउट करने चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और सब चीज़ों को करना पड़ेगा। बस इसके लिए आपको सबको एक बार समझना पड़ेगा कि हमें ऐसे कौन से बिजनेस में देखिए, बहुत लोगों को बिजनेस अभी आगे फ्यूचर चेंज करने पड़ेंगे। अगर फ्यूचर में बिजनेस चेंज नहीं करेंगे तो आपको आगे फ्यूचर तकलीफ आने वाली है। तो इसीलिए समय के साथ से आपको चेंज होना जरूरी है। सरकार से भी निवेदन है कि ऐसे प्रोविजंस लाएं, ऐसे नियम लाएं कि कोई नया बिजनेस चालू करता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो। अगर टैक्सों में ही हम घिरे रहेंगे, सरकार अगर सिर्फ हमें जीएसटी में ही उलझा के रखेगी तो हमारे बिजनेस आइडियाज़ हमारे फ्लॉप होते जाएंगे। एक आदमी दो जगह ध्यान लेगा, जैसे एक मोबाइल होती है ना, उसकी बैटरी होती है 100%, तो उसको आप दिन भर ऑनलाइन यूज़ कर खत्म कीजिए, दिन भर बात करके यूज़ खत्म कीजिए, दिन भर गेम खेल के बता दीजिए। वैसे ही एक इंसान का मस्तिष्क होता है जिसको आपको एक ही जगह यूज़ करा सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करते मल्टीटास्किंग का दिमाग करवा देंगे, आप दिन भर टैक्सों में, जीएसटी में, सरकारी पॉलिसीज में उलझा देंगे तो व्यापार को ईजिली नहीं बढ़ा सकता। तो सरकार से भी निवेदन है कि आप इस टाइप के विंडोज लाइए, इस टाइप के प्रोविजंस लाइए कि एक आम आदमी अपने प्रोग्रेस करने के तरीकों को ढूंढे और प्रोग्रेस करने के तरीकों में इन्वॉल्व हो सके, ना कि आपकी सरकारी प्रोविजन और सरकारी लायबिलिटीज पे दिमाग लगा के उलझा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है सबके लिए कि आप सर्च कीजिए, वीडियोस ऑनलाइन देखिए, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं, ना कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पिक्चर देख के अपना समय खराब कीजिए, पबजी जैसे गेम देखकर समय खराब कीजिए। आज हमारे इंडिया की बहुत बैड पोजीशन है पबजी के मैटर में। एक इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट में दिखाया गया 87 लाख लोग, मतलब दिन का 20
40%, 30% जो है पबजी में दे रहे हैं। 50 लाख लोग 50% अपना टाइम पबजी में बेस्ट वो मतलब ख़राब कर रहे हैं, जिसकी एज अंडर 30 है। तो ये हमारे देश के लिए कोई बहुत अच्छा वो नहीं है, ये फ्यूचर बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है। हमारे यूट्यूब का हमारा यूज़ प्रॉपर होना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत देखनी चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर देखने चाहिए, ऑनलाइन बिजनेसेस ट्राई करने चाहिए। जिस भी तरफ से हम किसी की ऑनलाइन बिजनेस में मदद कर सकते हैं, अफिलिएशन मार्केटिंग हो गई, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिससे बिजनेस हो रहा है, मतलब आप फ्रीलांसर हो गए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमको वो होना चाहिए। बस आपसे निवेदन है कि इस समय जो बिजनेसेस बढ़ने वाले हैं उसको नेट पे सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, कौन से बिजनेस डाउन होने वाले, कौन से बिजनेसेस बढ़ने वाले हैं। इन सब चीज़ों को देखकर आगे फ्यूचर अपनी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्लानिंग होने वाली है, बहुत सारे फ्यूचर चेंज होने वाले हैं, बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन की ज़रूरत हो गई है। अभी हमें ऑनलाइन बिजनेस करना इट्स मस्ट हो गया है। तो हमें, जैसे मैं भी ऑनलाइन बिजनेस का विरोध करता था पहले, मैं भी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ था, मैं भी छत्तीसगढ़ वासियों के साथ बात करता था कि ऑनलाइन का विरोध करना चाहिए, ऑनलाइन मोबाइल नहीं बेचनी चाहिए, ऑनलाइन कपड़े नहीं बेचने चाहिए। लेकिन अब हमें खुद को उस तरफ ढाल देना चाहिए कि फ्यूचर कंप्लीटली ऑनलाइन का है, वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए, कौन से बिजनेस टर्नअप होंगे, कौन से बिजनेस बढ़ेंगे। एफएमसीजी के बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल बिजनेस के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, लैपटॉप इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, साइकिल इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, तो जिम इंडस्ट्री के आगे आपको बेनिफिट देने वाली है। तो सबसे निवेदन है कि एक बार इन सब चीज़ों को खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से सर्च कीजिए। और जो सरकार ने मॉनिटोरियम करके वापस जो 6 महीने का लोन इंक्रीज़ कर दिया है, आपका आगे एक्सटेंड कर दिया है, तो इसकी पूरी प्रॉपर आप जानकारी लीजिए, क्योंकि इसका आपको फ्यूचर नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि 20 लाख करोड़ का गलत फहमी में न जिए कि 20 लाख करोड़ से हमको ये मिला है, हमको वो मिला है, कुछ नहीं। एक पैकेजिंग होती है कि कोई भी एक ख़राब चीज़ को बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके आप दिखा दिया जाए, तो 20 लाख करोड़ को भी हमको बहुत अच्छे से पैकेजिंग करके दिखाया गया है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट आपके पास नहीं है। अगर है तो आप प्रैक्टिकली किसी जो आपको बोलता है बहुत बेनिफिट है, उससे लिखित रूप में ले लीजिए, और अगर आपको उसका बेनिफिट ना मिले तो कम से कम वो पेपर आप उसको वापस दिखा सके। बाकी नमस्कार, धन्यवाद। मैं सबका फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे फ्यूचर को बहुत अच्छे से गूगल और यूट्यूब पे जांच करके आगे अपनी तैयारी कीजिए। नमस्कार।